है कि सारा फोकस एक जगह पे चाहिए, बस आप सुनते जाएं और दिमाग में समझ तो अपने आप आता ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग लगभग क्या, ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग हम लोग वहाँ हो रहे हैं और जुड़ करके, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कितनी संख्या में आप लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। फ्री नोट्स वगैरह या जो भी अपडेट्स हैं कभी कभी आपको मिलती रहती हैं। तो ये जो फ्री नोट्स मैंने बताया यही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लेट्स लर्न स्क्वाड। किसी भी फेक चैनल से मत जुड़िएगा। 9,83,000 लोग अभी हम जुड़े हुए हैं। होपफुली जब तक आप देखेंगे 1 मिलियन भी हो चुके होंगे। और ये जो मैराथन का पूरा चलन है ये सीटेट में हम लोग ही लेकर के आए हैं। 2018-19 से ही शुरू हो गया था, पढ़ा तो मेरे 16 से देखिएगा। तो अगर हम बात करें तो 3 यूनिट होती हैं सीटेट में। एक है आपकी 15 नंबर की, और जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, बाल विकास। सबसे बड़ी यूनिट यही है। अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया, बाकी की दोनों यूनिट्स, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, और आपका लर्निंग एंड पेडागोजी जो 10 नंबर का है, वो तो पूरा ही इस यूनिट पे बेस्ड होता है। तो हमको बस थोड़ा सा मन को बांध करके चीजें रेपिटेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस है, सिलेबस सेम रहता है, क्वेश्चन सेम तरीके से आते हैं। ये हमारे दिमाग में भ्रांति है कि पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस निकलते हुए नजर आएंगे। चलिएगा, पेपर में एकदम याद आ रही होंगी चीजें, जैसा दिमाग में आपको रेपिटेटिवली आवाज आती है फिर जब आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर एक बार मैराथन ठीक से देख चुके हो तो। विकास क्या है और इसका अधिगम के साथ संबंध क्या है, ये बात हमको घूम फिर करके करनी पड़ेगी। और क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जरूरी है, ये टॉपिक तो कहीं जाएगा नहीं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में चले जाइए। यस, मैं थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई हूँ आजकल, देखो अपने ही फोटो लगा लगा के जो है पढ़ाने की कोशिश चल रही है, बट ठीक है, चीज़ें दिमाग में रहती हैं आप लोग के। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। तो एक शब्द में कहें तो विकास परिवर्तन का नाम है ना, जैसे जीवन परिवर्तन का नाम है, तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं। ठीक, तो चेंजेस, लेकिन कैसे चेंजेस हैं? जैसे आप 7 साल में दिखते हैं वैसे आप 17 में नहीं दिखते, और जैसे आप 17 में दिखते हैं वैसे आप वैसी हरकतें करते हुए आप 27 में नहीं दिखते हैं, है ना। ये आज मुझे खुद पुराने बहुत सारे फोटोज देखने पड़े। तो ये क्या है? यही विकास की प्रक्रिया है कि व्यक्ति में चेंजेस होते रहते हैं हर एक प्रकार से, फिजिकली, कॉग्निटिवली यानी दिमाग से, शरीर से, और सोशियो इमोशनली, ये 3 प्रकार हैं विकास के। ठीक, तो अगर हम देखें तो 7 में व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा 17 में नहीं दिखता है, और जैसा 17 में दिखता है, दिखने में बेशक सिमिलैरिटी हो सकती है या थोड़े समानताएं हो सकती हैं, बट आपके सोचने के तरीके में, आपके समझने के तरीके में, इवन आपके बोलने के तरीके में, यानी सब सारे परिवर्तन होते ही हैं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो वूम्ब टू टूम्ब कहते हैं हम, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जब से आप माँ के गर्भ में होते हैं, जिसको हम कॉन्सेप्शन पीरियड कहते हैं, है ना, प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, तब से प्रसव पूर्व अवस्था से और मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस है। जब तक प्याजे ना लिखा हो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेज में तोड़ करके बात की है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि विकास असतत है प्याजे के अनुसार। सारी थियरीज जो भी जरूरी हैं वो भी हम करने वाले हैं। बात सही है, नहीं है? और ये फोटो एकदम जब हम एडोलेसेंस पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी कि टीनेज में इंसान, अब मैं आज ये फोटो देख के खुद सोच रही थी कि ये 10 साल पहले मतलब मुझे क्या क्या मजे आ रहे थे। मतलब मैं साइड में खड़ी हो सकती थी नॉर्मल इंसान की तरह, लेकिन टीनेजर्स बीइंग टीनेजर्स, उनको एडोलेसेंस में दुनिया का सेंटर वही लगते हैं, है ना। तो समझते हैं, खैर कहानी अभी आएंगे इस पे भी हम लोग और समझेंगे। तो ये हमारे कॉलेज के दिनों की फोटो है, देखिए। तो डेवलपमेंट तो हम जानते ही हैं क्या है, एकदम गर्भ से लेके कब्र तक की प्रक्रिया है ना। कॉन्सेप्शन टू डेथ की प्रक्रिया है, ठीक है। तो कह रहे आप बचपन में भी क्यूट थे, अरे थैंक यू सो मच। बस इसीलिए मैंने ये फोटोज लगाए थे कि आपसे ये सुन पाऊं, है ना। देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ तो समझते हैं कुछ, अब इसको शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए टर्मिनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कितनी भी कहानी सुनाऊं मैं आपको टर्म्स जरूर बताऊंगी, ये थोड़ा सा मैं ध्यान रखती हूँ इस चीज का कि आपको सारे टर्म्स पता हो, क्योंकि पेपर में टर्म्स पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट आपसे वो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक, तो कहानी के साथ साथ हमको क्या करना है, टर्म्स को भी यूज करते रहना है साथ साथ। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो डेवलपमेंट क्या, देखिए ये थोड़ी सी रेपिटेटिव हो सकती है उन चीजों, उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ लिया है या फिर कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ना है क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, कितनी भी बार पढ़ना पड़े चाहे। ठीक, फटाफट फटाफट करते रह जाएंगे, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे।
विकास क्या है? एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, यानी प्रगतिशील है। जैसा मैंने आपको बताया 7 साल में जैसे आप होते हैं 17 में नहीं होते, और 27 में सेम नहीं दिखते हैं, बदलाव होते रहते हैं, है ना। तो बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है इसमें, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में होने वाले परिवर्तन हो या पीछे ले जाने वाले परिवर्तन हो। ऑर्डरली यानी सीक्वेंस में होते हैं। पहले आप बच्चे होते हैं चाइल्डहुड में, जो फोटो मैंने आपको दिखाया, फिर आप टीनेज यानी एडोलेसेंस में जाते हैं, फिर आप एक अडल्ट बनते हैं जो मैं आज हूं, ठीक। फिर आप ओल्ड एज में जाएंगे बाद में जाकर के, अडल्टहुड के बाद। तो ये क्या है? एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, एक क्रम है कि बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना। ऐसा नहीं होता पहले दौड़ना सीख लिया हो और फिर जाकर के आप चलना सीख रहे हो, है ना। रजनीकांत जी के केस में ऐसा हो सकता है, मतलब उनकी मूवीज देख के जो होता है, तो ऐसा नहीं होता। विकास एक क्रम को फॉलो करता है। दुनिया का कोई भी बच्चा हो, विकास का ऑर्डर या सीक्वेंस सेम होता है, ठीक। रेट सेम नहीं होता है, अगेन दर भिन्न हो सकती है। विकास की स्पीड या पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरी कर सकता है ना। कि दो बच्चे हैं अगर 8-8 साल के, तो जरूरी नहीं दोनों में सारे विकास के जो प्रकार हैं वो सेम गति से हो रहे हों, ठीक। प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, यानी पूर्वानुमानित परिवर्तन शामिल हैं। आप वो एक कहावत होती है वेस्टर्न यूपी में, बुलंदशहर में हमने बहुत सुनी है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, और पुत्री के भी आ ही जाते होंगे। मतलब क्या हुआ इस बात का कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चे के एक्शंस को देखते हुए कि वो किस तरफ जाएगा, है ना, किस तरफ जाएगा या क्या वो बेहतर कर सकता है। अगर बच्चा आपको दिखता है कि मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप उसको उस तरह का माहौल दें तो वो उस तरफ बेहतर कर सकता है। कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में, है ना, विराट कोहली को देख के किसी को लगा होगा तो कि ये दिन भर क्रिकेट खेलता है, तो चलो फैमिली में किसी ने तो एनरोल करा दिया अकेडमी में, ठीक। तो वो क्या है? प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं। और किस तरह से हम प्रिडिक्टेबल चेंजेस को समझ सकते हैं? यानी पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पूरी तरह से नहीं। 100% 100% प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती। ये क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। तो 100% प्रिडिक्टेबल कुछ नहीं होता, कि बिल्कुल वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि आपको हाथ देके कोई 100% बता दे यही होगा, ठीक। तो ये कुछ हद तक अनुमान लगाना संभव है कि भाई बच्चा अब जो है आपका चलना सीख गया, तो कुछ दिन में वो दौड़ना भी सीखेगा, है ना। या फिर दूध के दांत आ गए तो उसके बाद पक्के दांत आएंगे। तो आपको प्रिडिक्ट तो आप कर ही सकते हैं, कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि इस उम्र में ये काम कर पाएगा बच्चा, इस उम्र में ये काम कर पाएगा। और इन्हीं अनुमानों को, एक तरह से इन्हीं सोशल एक्सपेक्टेशंस को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। कि हर एक स्टेज पे समाज की आपसे आकांक्षाएं है ना। 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी और समथिंग, जो भी वो डायलॉग है, कौन सी मूवी है रणबीर कपूर की, ये जवानी है दीवानी। तो वो किस बारे में बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं डेवलपमेंटल टास्क के बारे में। यानी हर एक स्टेज पे आपसे एक आकांक्षा है समाज की कि इतने बड़े हो गए हो शादी कर लो, इतने बड़े हो गए हो अभी तक खुद से खाना लेके नहीं खा पाते हो, इतने बड़े हो गए हो अभी भी, है ना, इस बच्चे को अभी तक भी आप ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करा रहे हैं। एज के हिसाब से क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशन है। हालांकि इसमें एज शामिल नहीं है, और भी चीजें हैं, बट हम इसको सामाजिक आकांक्षाएं कहते हैं। और ये जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं एज पर स्टेज और स्टेज, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही खराब राइटिंग आती है। इतनी खराब मेरी राइटिंग अब है नहीं, बट मैनेज कर लो। एज पर स्टेज और एज क्या कहलाता है? डेवलपमेंटल टास्क कहलाते हैं। हैविंग हर्स्ट आपके व्यक्ति हैं जिन्होंने डेवलपमेंटल टास्क की बात पहले की थी। सबसे पहले डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक प्रकार्य कहते हैं इनको, या माइलस्टोन्स भी कहते हैं। जब आप एक हाईवे पे जाते हैं तो आपको माइलस्टोन्स नजर आते हैं कि मान लीजिए अहमदाबाद इतने किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर या वॉट। माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर जिसको हम कहते हैं, कि पता लगेगा कि इस स्टेज में आपको यहां होना चाहिए, ठीक। तो ये सामाजिक आकांक्षाएं हैं आपकी। वो कौन सा डायलॉग है जो रील्स पे बहुत फेमस है किसी तो मूवी का? इतनी बड़ी हो गई हो ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा, है ना। हमारा पूरा समाज जो है अलग अलग चीजों को लेके, और ये शादी को लेके तो बहुत ऑब्सेशन है ही। तो ये क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आपकी स्टेज या आपकी एज के आधार पे। इन्हीं को हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। बात सही है या नहीं है? आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है? बढ़िया सब। चलो, तो विकासात्मक प्रकार है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या टास्क, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आ जाता है, ठीक। समाज की आपसे आपकी स्टेज के आधार पे जो आकांक्षाएं हैं, कि 6 साल का बच्चा है तो सूसू बॉटी खुद से कर लेगा, या बेसिक पानी लेके खुद से पी लेगा, खुद के कपड़े चेंज करने लग जाएगा। 6 साल में नहीं, अलग अलग स्टेज के हिसाब से। तो एज के अनुसार जो आपकी आकांक्षाएं समाज की आपसे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। बात सही है नहीं है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, यानी प्रगति के लिए, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन हैं। ये रिवर्स नहीं होते, यानी रिवर्सिबिलिटी नहीं है कि आज आपने चलना सीख लिया कल भूल जाएंगे, या फिर आज आप एक अडल्ट हैं, वयस्क हैं, और कल आप बच्चे हो जाएंगे। रिवर्स में नहीं जाता विकास, है ना। विकास रिवर्स में नहीं जाता। लाइफ स्पैन यानी जीवन भर चलेगा, वूम टू टूम चलेगा, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग है ना। जीवन भर जो विकास है वो चलता रहता है। इसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस और
जिसको हरास कहते हैं हम या डिक्लाइन कहते हैं, वो भी शामिल है। जैसे बुढ़ापे में आपकी मेमोरी यानी आपकी याद करने की क्षमता, आपकी चलने फिरने की क्षमता, दौड़ने भागने की क्षमता, ये सब गिरती भी तो है। तो वैसे हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, लेकिन इसमें डिक्लाइन भी शामिल है। एक समय के बाद गिरावट भी देखी जाएगी। बात सही है या नहीं है? सही है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, यानी बहुदिशात्मक है, कई दिशाओं में होता है विकास, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल डायरेक्शन है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल है और कई प्रकार हैं विकास के। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या है? दिशाएं हैं। जनरली हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल दिशा की हम बात करते हैं, और अगर वैसे भी देखें तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, कई प्रकार हैं विकास के, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, कई पहलुओं में विकास होता है। विकास सिर्फ ऐसा नहीं है शरीर का ही विकास हो रहा हो या फिर आपके दिमाग का ही विकास हो रहा हो, आपका सामाजिक विकास, आपका सामूहिक विकास, हर एक पहलू में विकास जो है होता है। ठीक, डेवलपमेंटल माइलस्टोन डीप में नहीं पढ़ने, अगर पढ़ने होते तो मैं आपको करा देती। ठीक, कुछ चीजों को शॉर्ट किया है क्योंकि वो जरूरी है उनको कट करके समझना, समय की हमारे पास बहुत ज्यादा अधिकता नहीं है इस टाइम पे। ठीक, डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक है, मॉडिफिएबल है। देखिए अभी हमने बात की थी कि डेवलपमेंट क्या नहीं है? रिवर्सिबल नहीं है, यानी आप वापस नहीं जा सकते। अगर आज आप बूढ़े हो गए तो कल आप बच्चे नहीं बन सकते, हरकतें कर सकते हैं बच्चे वाली, बच्चे बन नहीं सकते। तो डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल एट ऑल। आप इसमें रिवर्स गियर नहीं लगा सकते। वो पहले ऑटो आते थे ना, या रिक्शा भी है फॉर दैट मैटर, ऑटो मान लेते हैं, तो आजकल तो आ गया, उसमें पहले नहीं आता था। वो ऑटो वाले भैया क्या करते थे, हम कॉलेज वाले जाते थे, वो पीछे ही धकेल के लाएंगे अपने ऑटो को, आगे तो जा सकता है, वो एक्सेलरेट तो कर सकता है, लेकिन रिवर्स में नहीं जाएगा। तो डेवलपमेंट रिवर्स में नहीं जाता है ना, ये प्रतिवर्ती नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि आज चाइल्डहुड में हैं आप और कल इन्फेंसी में चले जाएं, यानी अगर आप आज 6 साल के हैं कल 2 साल के नहीं हो सकते, 2 साल वाली हरकतें कर सकते हैं सिर्फ। ठीक, अगर आज आप 60 साल के हैं 40 पे नहीं जाएंगे, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन मॉडिफिकेशन संभव है। मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव तो संभव है, स्टेज नहीं चेंज हो जाएगी, वापस नहीं चले जाएंगे, बट बदलाव तो संभव है, आपकी मॉडिफिकेशन तो संभव है, यानी हाईली प्लास्टिक होता है, परिवर्तन तो संभव है। और प्लास्टिसिटी ये कहते हैं कि हम जीवन पर्यंत चेंजेस हमारे ब्रेन में आते रहते हैं और हम चीजें सीखते रह सकते हैं पूरे जीवन भर। तो प्लास्टिसिटी है, मॉडिफिएबिलिटी है, अमेंडेबिलिटी है, यानी जैसे आप संविधान में अमेंडमेंट्स करते हैं, संशोधन करते हैं, विकास की प्रक्रिया में भी हो सकते हैं। अमेंडेबल है यानी हम परिवर्तन कर सकते हैं। आपने कल कुछ सीखा, उसको आज चेंजेस ला सकते हो, है ना। आपकी चलने फिरने की टेक्निक से लेके बोलने से लेकर के हर एक पहलू में परिवर्तन तो संभव है, मॉडिफिकेशन तो संभव है। ठीक, कोई गलत आदत डाली वो भी आप हटा सकते हो। ठीक, तो ये एक बात हुई। विकास के 3 मुख्य प्रकार हैं। फिजिकल यानी शारीरिक विकास, आपके शरीर का विकास, चलना फिरना, दौड़ना भागना, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। विकास का दूसरा प्रकार डोमेन ऑफ डेवलपमेंट या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हो आप इनको, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पे आपकी पियाजे और वाइगोत्स्की की थियरी है, ब्रूनर की भी थियरी है, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, कॉग्निटिव यानी संज्ञान, सोचने समझने सीखने ज्ञान के निर्माण की क्षमता कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। मेंटल डेवलपमेंट या मानसिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी कहते हैं इसको, है ना। इसी की 4 स्टेजेस पियाजे ने दिए हैं। तो पूछ लेता है कि पियाजे ने कौन सी 4 स्टेजेस दिए हैं, तो आप कहेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, अगर ऑप्शन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट नहीं है तो। कॉग्निशन मतलब जो भी काम दिमाग से हो, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगे। जो अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी आपके संज्ञान में ही जा रहा है कहीं ना कहीं। फिर आता है थर्ड टाइप, सोशियो इमोशनल कहते हैं। वैसे ये 4 कह देते हैं हम कि सोशल अलग, सोशल डेवलपमेंट अलग और इमोशनल अलग, बट सामाजिक और सामवेगिक विकास साथ में ही एक टर्म के रूप में आते हैं आपकी एनसीईआरटीज में। ठीक, तो अगर मुख्य रूप से ब्रॉड डोमेन पूछ ले विकास के तो यही है, इसमें कोई स्पिरिचुअल ऐड हो जाए, कुछ और वर्ड यूज कर ले, नहीं। फिजिकल को हद से हद बायोलॉजिकल लिख सकते हैं कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक व संवेगात्मक विकास, के समाज में कैसे रहते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है विकास की, विकास का एक प्रकार है। और आपके इमोशंस, जब आप पहले दिन स्कूल जा रहे होते हैं तब आप रोते हैं और फिर स्कूल जाने के लिए रोते हैं, तो वो इमोशंस का विकास हुआ है समय के साथ। ठीक है बात। 6th पॉइंट है इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। तो आपका जो विकास है इस पे आपके कल्चर यानी आपकी संस्कृति, अगर आप भारत में रह रहे हैं, यहाँ के तीज त्योहार, रामायण महाभारत, वॉटेवर, जो भी जिस भी रिलीजन से आप हैं, जो भी संस्कृति है, जो भी पहनावा है, जो भी खाना है, जिस इतिहास को आप समझते आ रहे हैं, उससे आप प्रभावित होते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कल ही की बात है, आई थिंक जो हमारे योगा टीचर हैं वो रहती हैं, अभी कुछ दिन से योगा शुरू किया है सौरभ सर के कहने पे, तो आएंगे खैर उस पे अलग, वो टॉपिक चला जाएगा कहीं और। तो वो जो योगा टीचर हैं वो रहती हैं जर्मनी में।
तो वहां पे वो बता रहे थे कि वहां पे अभी भी जो उस समय पे लोगों का डिसिप्लिन को लेके या कुछ चीजों में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है कि जो हिटलर के समय पे चीजें रही, वो चीज शायद कहीं ना कहीं वो मेंटल एस्पेक्ट में, एक मेंटेलिटी में कहीं ना कहीं एनग्रेन्ड है। जैसे हम कह देते हैं कई बार कि ब्रिटिशर्स तो चले गए, बट हमारा वो कॉलोनियल माइंडसेट कहीं ना कुछ चीजों में आ जाता है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हिस्टोरिकल कंडीशंस तक, अगर हम जापान की बात करें तो वहां पे जो बॉम्ब की हिस्ट्री रही, जो परमाणु बम की और ये सब, तो आपकी जो ऐतिहासिक परिस्थितियां रही हैं एक जगह की, उससे भी आपका विकास प्रभावित होता है। जिस संस्कृति से आप आते हैं, जहां जैसी भाषा बोली जा रही है, हर एक चीज विकास को प्रभावित करती है। अगर इन शॉर्ट एक लाइन में मैं कहूं, विकास की प्रक्रिया लगभग हर एक चीज से प्रभावित होती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को नेगेटिवली नहीं देखना है आपको कि बच्चा किस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से आ रहा है या आर्थिक रूप से अगर कमजोर वर्ग से आ रहा है, तो आप उसको नेगेटिवली नहीं देखेंगे। बच्चा जो भी घर से लेके आए सब अच्छा है, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसका सोशल या कल्चरल एस्पेक्ट हो, यानी संस्कृति हो, उसकी भाषा हो, उसका इतिहास तो खैर आप से एक ही देश में पढ़ा रहे होंगे वो हो। ठीक, तो ये एक बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विकास की प्रक्रिया लगभग हर एक चीज से प्रभावित होती ही है। नेक्स्ट है आपका, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विकास का जो पैटर्न है वो तो सेम है, बट क्या है कि ये प्रभावित नहीं होगा कल्चर से। तो ये कहना गलत होगा, विकास की प्रक्रिया कल्चर से प्रभावित होगी। बहुत सारे लोग बफरिंग लिख रहे हैं। मैं एक बार देख करके मतलब चेक कर लेती हूँ एक बार, ऑडियो वीडियो सब ठीक है तो बताओ एक बार, और मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। फिर हम आएंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट। स्पीड थोड़ी सी तेजी रखेंगे ताकि रिवीजन के तौर पे आप चीजें समझते जाएं और जो जो नई पुरानी चीजें हैं वो सब आपको पता लग जाए। ठीक है जी, चलिए एक बार लेट मी चेक। ये जो बफरिंग वाला इशू है मैं एक बार चेक कर लेती हूँ खुद से, स्वयं अपने इन्हीं 2 हाथों से, है ना। और यहाँ तो ठीक चल रहा है भाई, और अगर मैं वाईफाई ऑफ भी कर दूँ तो इंटरनेट के माध्यम से भी क्लास एकदम ठीक ही चल रही है, समस्या कोई भी नहीं है। तो अब इस तरह की बातें अगर आप करेंगे तो दुखद बात हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो कोई समस्या नहीं आ रही। फिर भी अगर आए तो आप जेन्युइन हो तो बताइएगा। ठीक, एक बार आवाज़ भी चेक कर लूँ आप कहें तो। चलिए देखिएगा, सब ओके है ना। चलिए तो समझते हैं चीज़ें। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, क्योंकि टॉपिक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि क्या है। वृद्धि जस्ट एक पार्ट है। वृद्धि में वो वाले परिवर्तन शामिल होते हैं जो उनको मापा जा सकता है, क्वांटिफिएबल हैं, मात्रात्मक हैं, या फिर हम कहें कि आपका जिन स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, संरचनात्मक परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव परिवर्तन है, मात्रात्मक है। जैसे आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज, भाई आपका वजन बढ़ रहा है कि घट रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है कि घट रही है, घटेगी तो कैसे, खैर। तो ये सब क्या है, विकास की ग्रोथ के अंदर आते हैं। विकास का ही एक छोटा पार्ट है ग्रोथ जिसको हम कह रहे हैं। तो ग्रोथ में आपके मेजरेबल चेंजेस आते हैं, मापने योग्य परिवर्तन। जिन परिवर्तनों को, जिन चेंजेस को आप माप सकते हैं वो ग्रोथ का पार्ट है। जैसे आपकी हाइट, आपका वेट, आपका शेप, आपकी साइज, कितने मोटे हुए, कितने पतले हुए, और ये एक समय के बाद रुक जाती है। सोचो आपकी हाइट जीवन भर बढ़ती ही रहे तो फिर आप किसी दुनिया की जगह पे समा नहीं पाएंगे, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक टाइम के बाद, यानी मेच्योरिटी के बाद, यानी एक सर्टेन परिपक्वता जब आपके डेवलपमेंट की प्रोसेस में आ जाती है तो ग्रोथ रुक जाती है। तो आपकी हाइट हमेशा बढ़ती नहीं रहती है, या आपके बाकी ऑर्गन्स भी बढ़ते नहीं रहते हैं हमेशा। ठीक, तो ये एक बात हुई। तो ग्रोथ क्या है, जस्ट पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया हुई जिसका एक छोटा सा भाग हुई ग्रोथ या अभिवृद्धि। तो विकास क्या है, एक प्रक्रिया है ना। विकास एक प्रक्रिया है जिसके अंदर ग्रोथ शामिल है। ठीक, डेवलपमेंट में आपके ऐसे भी चेंजेस आएंगे जिनको आप माप नहीं सकते। जैसे जो शारीरिक परिवर्तन है वो सब ग्रोथ का हिस्सा है, लेकिन आपके जो मानसिक परिवर्तन हो गया, आपका सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, वो सब डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक, तो विकास का एक छोटा सा हिस्सा है वृद्धि जिसको मापा जा सकता है। ठीक, डेवलपमेंट में प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी। ऐसा नहीं होता कि कोई पीछे जाने वाले चेंजेस आ रहे हों, है ना। बेसिक बातें हैं ये, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह रहा है आज 5 प्लेन हो जाए, आज ही आज में, बहुत तेजी से चलते हो भाई। देखो एक बार, तो ग्रोथ हुआ, मेच्योरिटी हुई, लर्निंग हुई, ये सब क्या है, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। अब ये सब हैं क्या, फटाफट से समझेंगे। डेवलपमेंटल
प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, बेसिकली विकास के तहत ही आती हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। ग्रोथ वो परिवर्तन जो मेजर किए जा सकें, जैसे आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज, इन सब में परिवर्तन, ठीक, जिनको मापा जा सकता है। मैचुरेशन परिपक्वता है आपके हेरिडेटरी क्षमताओं का समय के साथ अनफोल्ड होना, या आपको आनुवंशिकता से जो क्षमताएं मिली हैं कि आपके पक्के दांत आएंगे, तो वो समय के साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती उनको जो है दो दिन का बच्चा है और उसके पक्के दांत आ गए, अभी तो दूध के भी नहीं दिखेंगे। तो वो समय के साथ अनफोल्ड होने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी डीएनए में कोडेड है कि ये चीजें होंगी। एक टाइम पे आप जब एडोलेसेंस में आएंगे तो आपके प्यूबर्टी हिट करेगी और बहुत सारे चेंजेस मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग तरह से होंगे। तो ये मैचुरेशन में है, ये आपकी हेरिडिटी की अंदर एक क्षमता है जो अनफोल्ड होगी समय के साथ। तो हाईली रिलेटेड होता है मैचुरेशन आपका हेरिडिटी से। तो एक समय के बाद जब आप परिपक्व हो गए तो वृद्धि रुक जाती है, जैसे आपकी हाइट रुक जाती है फॉर एग्जांपल। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसमें आप एफर्ट और प्रैक्टिस करते हैं, यानी साइकिल चलाने में एफर्ट और प्रैक्टिस लगेगा। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो कितने भी आप मैच्योर हो जाएं, कितनी भी आपकी ग्रोथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने आप साइकिल चलाना अचानक से नहीं आ जाए, एक दिन सो के उठे और साइकिल चला पा रहे हैं। वो लर्निंग है, आपने एक स्किल को सीखा है। तो एफर्ट, प्रयास के माध्यम से आप परिवर्तन लेकर के आते हैं, जो कि लर्निंग, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। ठीक, तो लर्निंग क्या है? एफर्ट और प्रैक्टिस लगेगी इसमें। लर्निंग से डेवलपमेंट आता है कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। इस पे पियाजे और वाइगॉस्की अलग अलग बातें करते हैं, बट हाँ, ये सब इंटर रिलेटेड है, इतना ध्यान रखना है। विकास आपको पता ही है, विकास में सारे प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सीक्वेंशियल चेंजेस आ जाएंगे, यानी जो समय के साथ बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन हैं जो एक क्रम में होते हैं। ठीक, तो ये सब इंटर रिलेटेड हैं, चाहे वो लर्निंग हो, मैचुरेशन हो, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं। लर्निंग और मैचुरेशन की जब हम बात करते हैं कि जब आप सीख नहीं सकते आप कोई चीज यदि आप मेच्योर नहीं है उस चीज के लिए, जैसे साइकिल चलाना आप 2 दिन के बच्चे को नहीं सिखाएंगे या 2 महीने के बच्चे को नहीं सिखाएंगे, आप तब सिखाएंगे जब बच्चे में एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी आ चुकी होगी। और अगर आप सिखाएंगे नहीं तो कुछ हद तक शायद मेच्योरिटी भी एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इवन सारी ही प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अंतः संबंधित हैं। तो जरूरी है कि हाँ, एक दूसरे की पूरक है। मैचुरेशन और लर्निंग जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, इंटर रिलेटेड तो ये सभी हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये सब डेवलपमेंट का ही पार्ट है, इस तरह से भी आप देख सकते हो। ब्रॉड डोमेन्स यानी विकास के मुख्य प्रकार, अभी हमने बात भी की थी। शारीरिक विकास यानी आपके शरीर का विकास, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज, यानी जो ग्रोथ है वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो आपका शरीर का विकास हो गया, इसमें आ जाएगा फर्स्ट PCSE, ये एक शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है। PCSE बोले तो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। कॉग्निटिव यानी दिमाग का विकास, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। सोशल डेवलपमेंट, समाज में कैसे रहेंगे, क्या तौर तरीके होंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे बात करेंगे, शादी में जाएंगे तो एक तरह से रहते हैं, मैयत में जाते हैं तो एक तरह से रहते हैं। तो ये क्या है? सामाजिक विकास है, समाज ने हमें सिखाया है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामवेगिक विकास, कि आप कैसे अपने इमोशंस के प्रति अवेयर रहेंगे, कैसे आपके इमोशंस डेवलप होते हैं समय के साथ साथ। बात सही है नहीं है? ठीक है। गर्लफ्रेंड भी तो आएगा मैम, हाँ अभी आएगा। GF से हम याद करते हैं ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स को, वो आपकी गर्लफ्रेंड वो वाली गर्लफ्रेंड नहीं है, ज्यादा दिल पे ना लेकर के जाएं। ठीक, तो फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट में ही एक विकास का प्रकार है जिसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, गतिक विकास कहते हैं। गति करना किससे संबंधित होगा? शारीरिक विकास से, शरीर से ही संबंधित होगा, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना। तो मोटर डेवलपमेंट यानी गतिक विकास में आपके 2 प्रकार के विकास आते हैं जिसको हम GF कह देते हैं, जिनको अभी याद आ रही थी गर्लफ्रेंड की। तो ये क्या है? GF बोले तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, और इनकी दिशा भी ऐसे ही रहती है, पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। ठीक है ना? पोर्टफोलियो भी करेंगे भाई, अभी तो बहुत आगे है पोर्टफोलियो, मेन मुद्दा ही समझ लो। सबसे ज्यादा समय फर्स्ट यूनिट को करने में ही लगता है, और लेकिन एक बार ये अच्छे समझ में आ जाए तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। कोई कह रहा है मेरी तो है ही नहीं, अच्छी बात है, पढ़ लो फिर, है ना? कोई ऐसा दुनिया का परम सुख नहीं मिस कर दिए हो, देख लो आसपास लोगों को लड़ते ही मिलेंगे। रात को आप पढ़ रहे हो सकता है लोग लड़ रहे हो, है ना? मैं ये नहीं कह रही सभी लड़ते हैं, बट ऐसे ही मन को बहला लेना चाहिए। इसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं साइकोलॉजी में, है ना? कि जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो ऐसे ही दुनिया को बुरा बुरा बोलना चाहिए कि जो है सब खराब है टाइप्स, है ना? लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं आते तो जो है खट्टे नजर आते हैं, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो खैर आपके सिलेबस में है नहीं सीटेट में, जब आप आगे सीटेट क्लियर कर लेंगे तब हम पढ़ेंगे फ्रॉइड ने इसके बारे में क्या कहा है। चलिए आते हैं, अगर हम बात करें यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास की, तो शरीर का जो विकास है, दौड़ना, भागना, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें, यार घंटे घंटे मत पूछो, चलने दो क्लास को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, ये सब जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट, बच्चा जब खेल रहा है
है ना, वो आइस पाइस खेलते थे ना, हाइड एंड सीक कहते हैं उसको अंग्रेजी में, ठीक। ये हमें दिल्ली आके पता लगा, बुलंदशहर में हम आइस पाइस खेलते थे या छुपम छुपाई कहते थे, ठीक। तो वो जब आप ग्रुप में सीख रहे हैं तो बच्चा बहुत सारी स्किल्स सीखता है एक दूसरे से, भाषा सीखता है ना, और भी कोऑपरेशन सीखता है, सहयोग सीखता है, और सहयोग बहुत जरूरी है सीखना, टॉलरेंस सीखता है, ठीक। इमोशनल डेवलपमेंट है, आप पहले दिन स्कूल जाते हैं, आप रो रहे होते हैं, फिर आपको समझाया जाता है ना, यहाँ पे एक बच्चे की मदर हैं जो उसको समझा रही हैं, तो इमोशनल डेवलपमेंट है, आपके जो संवेग हैं, 3 इमोशंस जन्म से होते हैं, ऐसा कहते हैं जेबी वॉटसन, फियर, एंगर और लव, यानी फॉल से हम याद रखते हैं फियर, एंगर, लव, फियर, एंगर, लव, ये 3 इमोशंस हैं जो जन्म से होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। तो इमोशंस कैसे विकसित होते हैं समय के साथ, कैसे डेवलप होते हैं, कि जब आप छोटे होते हैं तो बच्चा जो है खिलौने के लिए भी सड़क पे लेट लेट के रो सकता है, और बाद में आप रोते भी हैं तो शायद दिखे ना किसी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं, और 4 में भी आप 3 ही मानो, क्योंकि सोशियो इमोशनल को एक ही साथ काउंट कर लिया जाता है, बाकी सारे विकास के प्रकार इसी में आते हैं। जैसे सोशल डेवलपमेंट में मॉरल डेवलपमेंट आ जाता है, जिसमें कोहलबर्ग की थियोरी हम लोग पढ़ेंगे, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में तो आप जितने भी दिमाग की प्रक्रियाएं हैं, फिजिकल में आप गर्लफ्रेंड समझ ही चुके हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है, और बहुत बार पूछा भी जा चुका है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, मैं बिल्कुल शॉर्ट में इस पे समय ना लगाते हुए, एक पिक्चर में आपको नीरज चोपड़ा जी दिख रहे हैं जो भाला फेंक रहे हैं, ठीक, जेवलिन थ्रो, ठीक। अब ये जब भाला फेंक रहे हैं तो ग्रॉस मोटर है कि फाइन मोटर है, तो सिंपल लिख दिया है मैंने इस बार, ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा ये, यानी स्थूल गतिक कौशल, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग जहां ज्यादा हो वो ग्रॉस मोटर है। ग्रॉस का मतलब ये वो नहीं होता जैसे आप सामान लेकर के आए दुकान से, कॉमर्स जिनके पास होगी उनको तो ये समझ आएगा ही, वैसे भी आप समझेंगे। तो 4 चीजें आप लेके आए हैं, कि आप दूध भी लाए हैं, दही भी लाए हैं, पनीर भी लाए हैं, और कुछ और बेसन भी ले आए हैं, धनिया भी ले आए हैं, और फिर सेम जगह से ला रहे हैं तो धनिया मिल जाएगा, चलो मान लेते हैं। तो 4 चीजों का ग्रॉस टोटल करके दे दिया उन्होंने कि भाई ये 20-20-20 और 100 रुपए का टोटल हो गया, है ना। ये ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में है, ये इमेजिनरी बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, इनको दिल पे ना लें, ठीक। तो ग्रॉस मतलब बड़ी मांसपेशियों की बात हो रही है, एक बड़े अमाउंट की बात हो रही है, जिसमें 4 छोटी छोटी चीजें हैं। तो बिग मसल्स क्या है, आपकी आर्म्स की मसल्स हैं, यानी आपकी बाहों की मसल्स हैं और मांसपेशियां हैं, और आपकी टांगों की मांसपेशियां हैं। तो आपकी आर्म्स और लेग्स की जो मसल्स हैं उनको हम बड़ी मांसपेशियां या ग्रॉस मोटर स्किल्स में वो आती हैं, जब इनका कोऑर्डिनेशन, समन्वयन, बैलेंस आप यूज कर रहे हैं, कि आप साइकिल चला रहे हैं तो आपकी टांगे और आपके आर्म्स यूज हो रहे हैं मेजरली, मुख्य रूप से। जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो बड़ी मांसपेशियां ज्यादा प्रयोग में आ रही हैं, जैसे आपकी टांगे और आपकी बाहें, या आर्म्स और आपकी लेग्स, ठीक। तो जब आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तब ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो जब आप भाला फेंक रहे हैं, नीरज चोपड़ा जी जब भाला फेंक रहे हैं, तो क्या है, आपकी बाहों का प्रयोग हो रहा है, आर्म्स का प्रयोग ज्यादा है इसमें, दौड़ के आ रहे हैं और फिर आर्म्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें ग्रॉस मोटर स्किल लगेगी, ठीक। वहीं जंप करने में भी क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल लगेगी। लेकिन जब बच्चा लिखता है, या मैं जब पेन का इस्तेमाल करके लिख रही हूं, तो ये फाइन मोटर स्किल है। फाइन का मतलब है सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसमें आपकी उंगलियों की और आंखों की मसल का कोऑर्डिनेशन या बैलेंस लगता है, समन्वयन लगता है। जैसे ये अपने एक पेरेंट के साथ एक बच्चा खेल रहा है, और यहां से आपने ये गेम खेला भी होगा, ये होल है जिसमें से इस छोटी सी बॉल को पास कराना है एक स्टिक के माध्यम से, तो इसमें हाथों का और आंखों का प्रयोग लगेगा, और बच्चा ये पास करा देगा। जब आप लिख रहे हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब क्या है आपके, या स्केच बना रहे हैं, तो फाइन मोटर स्किल है, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग है। छोटी मांसपेशियों में आपके हाथों की मसल्स और आपकी आंखों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और इससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, कि जब नीरज चोपड़ा जी की ये इमेज जिसमें वो भाला फेंक रहे हैं, तो इसमें क्या यूज हो रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल्स। लेकिन जब किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने इस इमेज को देखते हुए उनके भाला फेंकने का स्केच बना दिया, स्केच समझते हैं, स्केच बना दिया, आप लोग बहुत सारे स्केचेस देते हैं मुझे गिफ्ट में, धन्यवाद उसके लिए, ठीक। अब क्या ही करें, आते हैं वापस इसी बात पे, घूम फिर के इधर उधर मैं जाती रहूंगी बीच बीच में, घूम फिर के हमको इधर ही आ जाना है वापस। तो अगर हम बात कर रहे हैं, जब नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक रहे हैं, है ना, या विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल है। लेकिन जब इसी चीज को करते हुए, जब ये नीरज चोपड़ा जी के भाला फेंकने का एक स्केच बना दिया यदि किसी ने, तो ये स्केच बनाने में क्या यूज होता है, आपकी हाथों की और आंखों की मसल्स यूज होती हैं। पेंसिल से किसी ने स्केच बनाया, तो ये फाइन मोटर स्किल का उदाहरण हो गया स्केचिंग आपका। बात सही है नहीं है, स्केचिंग किसका उदाहरण हो गया, फाइन मोटर स्किल का। तो जब छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा हो, जैसे अगर हम स्विमिंग की बात करेंगे, आप जंप करने की बात करेंगे, उछलने की, कूदने की, दौड़ने की बात करेंगे, रनिंग की, ये सब बड़ी मांसपेशियां इसमें यूज हो रही हैं। ड्राइविंग की बात करेंगे इवन, क्योंकि आपकी पैर की मसल्स यूज हो रही हैं उसमें।
ये मत कहिएगा कि आंखें भी तो यूज हो रही हैं, मुख्य रूप से जिसके बिना काम ना चल पाए तो वो बिग मसल्स का कोऑर्डिनेशन है ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर क्या है? छोटी मांसपेशियां, लिखना, आपका स्केचिंग करना, ड्राइंग, पेंटिंग, सुई में धागा पिरोना, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फाइन मोटर, जब आप आंखों में काजल लगा रहे हैं, आईलाइनर लगा रहे हैं, वॉटेवर क्या है, ये भी फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। इतनी बात आप ध्यान रख लेंगे। अब ये चलती कैसे हैं, पहले कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं? तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स और फिर फाइन, इसीलिए जीएफ से याद रखते हैं हम इसको कि ग्रॉस टू फाइन जाती है जो दिशा है ना, स्थूल से गतिक। आप लिखना बाद में सीखते हैं, पहले पकड़ना सीख जाते हैं। कोई कह रहा है थप्पड़ मारना किस में आएगा, शर्म तो नहीं आती, कैसी कैसी बातें पूछते हो हैं। देखो एक बार आते हैं, ये पेपर में नहीं आएगा, वैसे बता देती हूँ आपके शौक के लिए, है ना। डिपेंड करेगा किस कला से आपने जो है ये कृत्य किया है ना। देखिएगा, वो ग्रॉस और फाइन दोनों आप उसको बना सकते हैं। मैडम झगड़ा करना किसमें है, और डिपेंड करेगा ना, उसमें जबान ही शामिल है कि कोई कह रहा मेरा ब्रेकअप हो गया, आ जाओ पढ़ लो, इधर उधर की बातें मत करो। देखो हम अवॉइड करेंगे भाई समय को नष्ट करना, मैं कोशिश करूंगी कि जो चीजें उतनी नहीं पूछी जाती उनको अवॉइड किया जाए और थोड़ा सा स्पीड में भी चला जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब हमने फिजिकल की बात कर ली, फिजिकल डेवलपमेंट में हमने ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स की बात कर ली। मोटर स्किल्स मतलब जो भी गति की, मूवमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। कॉग्निशन यानी संज्ञान की जब हम बात करते हैं तो इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए थिंकिंग यानी आपका सोचना संज्ञान के अंदर आएगा। थिंकिंग, रीजनिंग यानी चिंतन और आपका तर्क करना। जब आप रीजन कर रहे हैं तो दिमाग से ही तो करेंगे, सोच रहे हैं तो दिमाग से ही करेंगे। इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं किसी चीज की, है ना, सपनों के हवा महल बना रहे हैं, तो ये क्या है, कल्पना भी आपकी दिमाग में ही होती है। अटेंशन, जब आप ध्यान देते हैं तो दिमाग से ही तो देते हैं। अटेंशन, आपका चीजों को याद रखना यानी मेमोरी, ये भी तो दिमाग से ही हो रही है ना। परसेप्शन, अनुभूति, आपके जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाके एक इमेज क्रिएट कर रही है कि कोई चीज आपको अच्छी लगी या कोई चीज गर्म लगी कि ठंडी लगी, तो ये सब क्या है आपके, ये सब दिमाग से ही होने वाली चीजें। इवन भाषा भी तो आपकी दिमाग से ही संबंधित है, तो वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक। ऐसी इसमें बहुत चीजें, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का जब आप समाधान कर रहे हैं, आपके सामने कोई क्वेश्चन है और आप उसका समाधान कर रहे हैं, तो आप कॉग्निशन का यूज कर रहे हैं, संज्ञान का यूज कर रहे हैं। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है विकास का दूसरा प्रकार जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जब आप निर्णय ले रहे हैं कोई, है ना, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, रीजनिंग, ये सब इसी का पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। और इसी पे पियाजे और वाइगोत्स्की ने थियरीज दी हैं, अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, ठीक है बात। अब ये मेंटल डेवलपमेंट है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी आप इसको कह सकते हो। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगर आपकी ब्रेन की बात करें हम, तो ब्रेन को 2 हेमिस्फेयर में, 2 गोलार्ध कह लीजिए में बांटा जा सकता है, लेफ्ट और राइट। राइट ब्रेन आप देख रहे हैं बहुत कलरफुल है, तो इसको क्रिएटिव ब्रेन कहा जाता है कि बहुत ही जितने भी क्रिएटिव काम है, रचनात्मक काम है, कुछ नया करने काम है, म्यूजिक, आपका पेंटिंग, जितने भी ड्राइंग, व्हाटएवर, जो भी काम क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं वो सब राइट ब्रेन से होंगे। डांस, रंगोली बना रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन कहा जाता है, एल फॉर लॉजिक। लेफ्ट ब्रेन को लॉजिकल ब्रेन कहते हैं। भाषा जो है आपकी अगर होती होगी तो लेफ्ट में ही पाई जाएगी, मतलब डायरेक्ट खोल के देखोगे तो नहीं मिलेगी ब्रेन में, ठीक। लॉजिक, मैथ्स, साइंस में जो लोग अच्छे हैं तो लेफ्ट ब्रेन का ज्यादा यूज हो रहा है। अगर बच्चा जो है राइट हैंड से लिखता है तो इसका मतलब लेफ्ट ब्रेन यूज हो रहा है, और लेफ्ट हैंड से लिखता है तो राइट ब्रेन यूज हो रहा है। दोनों ही हाथों से लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। आते हैं आगे, अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। सोशलाइजेशन में हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट को, और इमोशनल डेवलपमेंट आपका लास्ट में एक टॉपिक है, कॉग्निशन एंड इमोशन, वहां पे आ जाएगा। 2 प्रकार अभी हम समझ चुके हैं, फिजिकल और कॉग्निटिव को, जो जो जरूरी था उसमें वो हमने डिस्कस किया है, ठीक। स्टेजेस सिर्फ बैठ के खुद से नहीं देखना है, अपने दोस्तों को भी बताना है कि पढ़ ले भाई, रिवीजन हो जाएगा, तमीज से चीजें याद आएंगी पेपर में, सिर्फ क्वेश्चन करके बात नहीं बनने वाली है, ठीक। और इस टाइम पे जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो प्लीज नंबर मत चेक करते रहिएगा, क्योंकि पेपर में ज्यादा दिन है नहीं। अब नंबर ना सोच के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का समय है, ठीक। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण, विकास की अवस्थाएं। एक क्वेश्चन यहां से भी जरूर आता है, मिनिमम है, 4 से 5 नंबर का टॉपिक है ये डेवलपमेंट ही आपका, इसलिए समय इसमें ज्यादा लगता है, इसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। इन्फेंसी पहली स्टेज है, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। अब यूपी टेट में पूछ लेता है कई बार, तो वहां 5 वर्ष भी सही माना जाता है, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन आपको सामान्य तौर पे, हम अभी सीटेट की बात कर रहे हैं या बाकी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, एक आध कोई एग्जाम है जो, क्योंकि विकास की स्टेजेस भी बहुत सारे लोग हैं, हर लॉक ने अलग दी हैं, दूसरे व्यक्ति होंगे वो अलग देंगे, कई सारे राइटर्स हैं जिनके
हिसाब से अलग अलग स्टेज हैं, 8-8, 10-10, 12-12 स्टेजेस भी लोगों ने दी हुई हैं। मैं ये पेडागोजी स्पेशल बैच में पढ़ाती हूँ, लेकिन सीटेट में आपको वो सबकी आवश्यकता नहीं है, तो अलग अलग लोगों के हिसाब से एज भी वेरी करती है। बट एक आध साल इधर इधर आप इसको नॉर्मल केस में, जनरल सेंस में समझेंगे। जो मुख्य हैं आपकी, तो जन्म से 2 वर्ष इन्फेंसी है, शैशवावस्था कहते हैं जिसको हम। अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को बांट देते हैं 2 भागों में, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष, इसी को टॉय एज भी कह देते हैं, खिलौना अवस्था जिसको हम कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 1 नंबर चाहिए तो यही, नहीं तो इन्फेंसी को भी कई जगह पे टॉय एज मान लिया जाता है, बट वो नॉर्मल केस नहीं है, वो एक्सेप्शन हो गया। ठीक, तो उसमें फिर अगर आपने 5 वर्ष तक इन्फेंसी को काउंट कर लिया तब वो बात सही हो सकती है, अदरवाइज 3 से 6 यानी अर्ली चाइल्डहुड। नॉर्मल केस में आपको 1 नंबर के लिए यही करना है कि टॉय एज जो है आपकी अर्ली चाइल्डहुड है। लेटर चाइल्डहुड है स्कूल एज, 6 से 12 वर्ष। अगर आप पहली क्लास में जाएंगे तो ये तो प्ले एज हो गया, प्ले वे में जाता है बच्चा, एरिक एरिक्सन की माने तो ये प्ले एज है ना। तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का बच्चा कहाँ जाएगा, आप प्ले स्कूल में एडमिशन कराते हैं। 6 से 12 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्कूल एज है, यानी आप पहली कक्षा में बच्चा इसी अवस्था में जाता है। एडोलेसेंस या किशोरावस्था जिसको हम कह रहे हैं, टीन एज कह देते हैं, 12 से 18 वर्ष। ठीक, 13 to 19 टीन एज मान लीजिए आप। WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 10 से 19 साल होती है। ये बात मैंने अपनी बुक में भी लिखी हुई है। ठीक, बुक से याद आया कि बुक आती है आपकी इंग्लिश मीडियम की सीटेट को लेकर के, बहुत पहले आती थी 2019 में। अभी नेक्स्ट सीटेट में आपको इसका हिंदी वर्जन देखने को मिल जाएगा, इस बार नहीं निकाल पाए कुछ कारणों की वजह से। इंग्लिश मीडियम इसमें अभी भी है, सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ये मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ हमने रखी भी हुई है बहुत सारी। तो ये 4 मुख्य स्टेजेस हैं जो काम की हैं। ठीक, इन्फेंसी IELA से भी आप याद रख सकते हैं। इन्फेंसी जन्म से 2, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 और एडोलेसेंस 12 से 18। ठीक, ये चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। बाल विकास जिसको हम कहते हैं, बाल विकास अगर हम बर्ग की माने, एक राइटर हैं लिंडा बर्ग, उनकी माने तो वो क्या है, कॉन्सेप्शन से लेके और आप एडोलेसेंस तक देखते हैं, यानी जब तक बच्चा 18 साल के बाद तो कोई बच्चा स्कूल में नहीं होता, तो यहीं तक आपके काम का है। कोई भी पेपर हो उसमें इससे ऊपर नहीं पूछा जाता। इसके बाद तो अडल्ट एज शुरू हो गई, वयस्क अवस्था। अब 18 साल के बाद आपको तो स्कूल का टीचर बनना है, तो वो आपके काम का होता नहीं है। ठीक, तो आपको वो अडल्टहुड, ओल्ड एज पढ़ना नहीं होता। ठीक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में वो आ जाता है कि मानव विकास मतलब पूरा बुढ़ापे तक पढ़ लो आप, लेकिन आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो चाइल्ड तो भाई 18 साल के बाद तो चाइल्ड रहेगा नहीं कोई। ठीक, तो इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट में यहां तक आ जाती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक एक करके इनके मुख्य गुण देख लेते हैं फटाफट से। जन्म से 2 वर्ष में क्या करता है बच्चा, भाषा विकास शुरू हो जाता है। पहली बार जो है बच्चा कूकना शुरू करेगा, टेढ़ी मेढ़ी आवाजें निकालेगा, फिर च प ब। 1 साल 2 साल तक तो आते आते वो शब्दों को जोड़ के बोलना शुरू कर देता है कि मम्मी खाना, पापा ये, है ना, तो वो बातें करना शुरू कर देता है 2 साल तक आते आते। तो भाषा विकास शुरू हो गया आपका जन्म से 2 वर्ष में। चलना और बात करना पहली बार यही इसी अवस्था में सीख रहा है बच्चा। आप देखते हैं 1 साल का हो गया, कुछ बच्चे 9 महीने में चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे 1 साल 1.5 साल तो नॉर्मल टाइम है। ठीक, तो चलना और बात करना पहली बार इसी स्टेज में सीखेगा। ग्रोथ बहुत तेज है, फास्टेस्ट ग्रोथ कह देते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन होती है। फास्टेस्ट ग्रोथ कैसे है भाई, फास्टेस्ट ग्रोथ मतलब जन्म के बाद, गर्भ में तो वो एक सेल से एक पूरा बड़ा बच्चा बन चुका है कॉन्सेप्शन के टाइम पे, गर्भावस्था में जाइगोट से वो, लेकिन आपका सीटेट में पूछा नहीं जाता, तो वो सिंगल सेल से लेके प्रॉपर सारे ऑर्गन्स उसके डेवलप हो गए। लेकिन जन्म के बाद अगर हम देखेंगे तो सबसे तेज वृद्धि जो है इन्फेंसी में है, जन्म से 2 वर्ष में है। ठीक, हर 2 महीने में आपको लगता है बच्चा पता नहीं कितना बड़ा हो गया, एकदम अलग दिखता है। तो सर्वाधिक तीव्र अवस्था है अगर हम ग्रोथ की बात करें, यानी हाइट, वेट, शेप, साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस टाइम पे, और भी सभी प्रकार के विकास तेजी से ही हो रहे हैं। ठीक, तो ये एक बात है। ग्रोथ हाइट वेट की अगर आप बात माने तो सबसे तेज स्पीड यहीं पे है, इतना सा होता है वो, और 2 साल में आप देखेंगे ठीक ठाक एक छोटा ह्यूमन लगने लगता है बिल्कुल। ठीक, चलता फिरता, खाता, बात करता। ठीक, तो ये एक बात हो गई। कोई कह रहा मैम एंग्जाइटी हो रही है एग्जाम को लेके बहुत। देखो, पेपर को लेके थोड़ी बहुत स्ट्रेस होना लाजमी है, लेकिन वो स्ट्रेस किससे जाएगा, जब आप पढ़ते जाएंगे, चीजें समझ में आती जाएंगी। अब दुनिया से अलग नहीं पूछता है, सिलेबस से ही पूछता है पेपर सीटेट में, इसीलिए हम इनको बार बार पढ़ रहे हैं। जरूरी है कि इनको रिपीट मोड पे रिवाइज किया जाए सिलेबस को, क्योंकि उससे बाहर पेपर नहीं आता सीटेट में। ठीक, तो अगर हम देखें, ये हवा बनाने वाली बात है बेकार में, जो भी लोग आपको ये कहते हैं पता नहीं क्या आने लग गया पेपर, नहीं भाई, सिलेबस से ही आता है, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आराम से कर जाएंगे। ठीक, तो अर्ली ये क्लास लेने के बाद अपने आप ही कॉन्फिडेंस आपको फील हो जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे होंगे वो क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी हम सिर्फ या तो क्वेश्चन करते हैं या तो थियरी, तो पढ़ने से बचते ही हैं लोग, तो वो पढ़ना भी जरूरी है। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड है ये।
अगर हम प्ले एज भी कहते हैं इसको, इसी स्टेज में पहली बार वो उसकी जो प्रेफरेंस है कि वो लेफ्ट हैंड से लिखना पसंद करेगा या राइट हैंड से। कई बार बच्चों के हाथ में, मुझे याद है मुझे एक कड़ा टाइप कुछ पहना दिया गया था या कलावा कई बार बन जाता था जिससे याद रहे मुझे कि राइट हैंड से लिखना है। वो कई बार बच्चे भूल ही जाते हैं। कई बार बच्चे की प्रेफरेंस हो सकती है कि लेफ्ट हैंड से ही लिखना उसको अच्छा लगता हो, तो कई लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। या अगर आप युवराज सिंह की बात करेंगे तो वो तो लेफ्ट हैंड से ही क्रिकेट भी खेलते थे, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखता है, बस उसका ब्रेन का राइट साइड यूज हो रहा होगा। जिस हाथ से हम लिख रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड जो है ब्रेन का यूज होता है। ठीक, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। टॉय एज, खिलौना आयु कह रहे हैं हम इसको, खिलौनों से खेलता ही है। प्री स्कूल एज, इससे पहले आप खिलौने देते हैं बट वो उतना इन्वॉल्व नहीं है जन्म से 2 वर्ष में। प्री स्कूल एज है, प्ले वे एज है, जिसको आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये फाउंडेशनल स्टेज कही जा रही है वहां पे, ठीक है ना, वो आंगनवाड़ी पीरियड। क्वेश्चनिंग एज, बहुत सवाल पूछता है बच्चा, 6 वर्ष तक आते आते दुनिया जहान के सवाल पूछता है। सहज अवस्था है, सहज अवस्था। इंट्यूटिव एज है, यानी बहुत सारी चीजों का उसको जवाब पता होता है। कैसे पता है ये नहीं पता, या तो कहीं से सुना है, कोई वीडियो में देख लिया है, किसी और चीज से, आपका कोई कार्टून में देखी है कोई चीज, कहीं से सुन ली है। सेल्फ सेंट्रिक है या ईगो सेंट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आप उलझेंगे बहुत सारे लोग। ईगो सेंट्रिक है या सेल्फ सेंट्रिक है, यानी स्व केंद्रित है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के तरीके को नहीं समझ पाएगा। उसको लगता है जो चॉकलेट मेरी फेवरेट है वो मेरे भाई की भी होगी, मम्मी की भी होगी। अगर डोरेमोन मुझे पसंद है, शिनचैन मुझे पसंद है, तो सबको होना चाहिए। आपने शक्तिमान को ये क्यों कह दिया, शक्तिमान तो बेस्ट है। मतलब अगर उसको पसंद है, बच्चे को जो चीज पसंद है, उसको लगता है पूरे जहान को वही पसंद होगी, है ना। जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही दुनिया को सोचना चाहिए। कुछ बड़े लोग भी ऐसे ही होते हैं, बट इस अवस्था में ये चीज होती है कि सेल्फ सेंट्रिक है बच्चा, ईगो सेंट्रिक है, स्व केंद्रित है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाता। सिंबॉलिक एज है, महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। प्रतीकात्मक अवस्था है, प्रतीकों से सीखने की अवस्था है। सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा विकास के लिए क्या है, संवेदनशील काल है, बहुत तेजी से भाषा विकास होता है, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इवन सामाजिक विकास भी बहुत तेजी से हो रहा होता है। दिन के बहुत सारे शब्द वो सीख जाता है, अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लेता है इस अवस्था के अंदर। अगर हम बात कर रहे हैं सिंबॉलिक एज की, तो सिंबॉलिक एज क्या है, प्रतीकावस्था, प्रतीकों के माध्यम से सीखना। ये सब प्रतीक ही तो है कि अब ABCD सीख लिया उसने, तो प्रतीक ही तो सीख रहा है वो, है ना। तो भाषा को सीखना शुरू कर देगा, सिंबल ही तो है भाषा। लेकिन सिंबल्स की जगह पे सिंबल्स को यूज करना सीखता है वो कहीं 11 साल के बाद जाकर के। तो ये ध्यान में रखना है, प्याजे में भी ये चीज हम पढ़ेंगे। तो सिंबल्स के माध्यम से सीखता है यहाँ पे बच्चा। और सिंबॉलिक है वो, चाहे वो हैरी पॉटर की झाड़ू को लेके उसको उड़ने के प्रयास में हो, शक्तिमान घूम घूम के दिखा रहा हो, वो सिंबॉलिक है, प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। तो ये एक बात हुई। फिर आते हैं, अभी ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो ग्रोथ है, अभी हम बात कर रहे थे ना इन्फेंसी में कि बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, उस तेजी से थोड़ा सा डाउन होती है इन्फेंसी के मुकाबले, हल्का सा डाउन होगी जो हाइट और वेट शेप साइज का बढ़ना है अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन अभी भी तेज ही है जो शारीरिक वृद्धि है, शरीर की वृद्धि है। फिर आती है थर्ड स्टेज आपकी लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। ये ट्रबलसम एज कही जाती है, उपद्रवी अवस्था है, खेलता कूदता है बच्चा, गैंग एज भी कहते हैं इसको, है ना। क्या कहते हैं इसको, गैंग एज, यानी टोली अवस्था कहते हैं, समूह अवस्था कहते हैं। बच्चे ग्रुप्स में खूब खेलते हैं, वो जो मैं हाइड एंड सीक या स्पाइस या छुपन छुपाई की बात कर रही थी, ये इसी अवस्था में वो एकदम पीक पे है। 6 से 12 वर्ष में बहुत मजा आता है गेम खेलने में, वो भी ग्रुप में गेम खेलने में। तो वो ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करता है बजाय कि अकेले के। इससे पहले तो वो माँ बाप के साथ कहीं गया, टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स बनती हैं, कहीं खाना खाने चले गए। आजकल अगर हम बात करें रेस्टोरेंट में, 2 मिनट के लिए कोई बच्चा मिला, वो भी 4 साल का था, ये बच्चा 3 साल का था, थोड़ी देर हाय हेलो हुई, अपने अपने घर निकल गए। लेकिन ये वो अवस्था है जहां लंबी फ्रेंडशिप्स बनने की नींव रख जाती है, कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स कई बार रहती हैं, जो आपके स्कूल में पहली दूसरी तीसरी क्लास में थे, वो जीवन भर आपके दोस्त रह जाएं। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा समय है जब लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स के लिए एक पाथवे है, एक बेस लाइन है। ठीक, ग्रुप में खेलना बच्चे को ऑफकोर्स ज्यादा पसंद होता है, इसी टाइम पे वो स्पोर्ट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करता है पहली बार। एलिमेंट्री स्कूल एज है, विद्यालय अवस्था है, पहली कक्षा में इसी स्टेज में आएगा, इससे पहले तो प्ले वे में है, तो अब उपद्रव भी मचाता है, खेलता कूदता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, यानी रचनात्मक क्षमता की खोज, कि उसको ड्राइंग पसंद होगी कि पेंटिंग, या हो सकता है म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, वो इसी अवस्था में समझ में आता है। सूडो मेच्योरिटी का काल रॉस ने इसको कहा है, यानी मिथ्या परिपक्वता, यानी उसको लगता है कि वो बहुत परिपक्व हो गया, बहुत मैच्योर हो गया, बट हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी बच्चा ही है। ठीक, तो उसको लगता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, मैं तो अपना काम खुद से कर सकता हूं, अपना बैग खुद से लगा सकता हूं। तो सूडो है, लेकिन ये मतलब फेक है, मेच्योरिटी सच में नहीं आई है, अभी है चाइल्डहुड ही। अभी तो लॉजिक आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी इस अवस्था में, लॉजिक पहली बार आता है वैसे। चलिए, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कराने से पहले यहाँ पे बता देती हूँ, लेटर चाइल्डहुड में अब जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है, शरीर का जो विकास है, वो हल्का सा और कम हो गया पिछले वाली अवस्था से।
अब इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसको करना जरूरी है, पहले भी मैंने कराया था, है ना, ये समझना जरूरी है। अब कैसे समझेंगे, इन 3 स्टेजेस को समझ लेते हैं, इसमें आप फंसेंगे क्वेश्चन में, तो मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। इन्फेंसी लिख लेते हैं एक जगह पे, जन्म से 2 वर्ष, क्या है इन्फेंसी है जन्म से 2 वर्ष। फिर है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष जिसको हम कह रहे हैं, और लेटर चाइल्डहुड है जिसको हम उत्तर बाल्यावस्था कह रहे हैं। अब इसके बाद एडोलेसेंस आएगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन वहां से भी आ जाता है, जिसको हम 6 से 12 वर्ष कह रहे हैं। और अगर आप देख पा रहे हो तो इसके बाद आपका एडोलेसेंस आता है 12 से 18। एडोलेसेंस में भी सब कुछ बहुत तेज है, यानी सारे ही प्रकार का विकास जो है बहुत तेजी से होता है, गति बहुत तेज है, ठीक। लेकिन अभी हम इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो इन्फेंसी में आपकी शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, उसकी हाइट वेट हर 2 महीने में बदल जाता है, जो बात मैं कह रही थी। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में है कि यहां से थोड़ी कम हुई है स्पीड, जितनी यहां पे थी जन्म से 2 वर्ष में, लेकिन अभी भी तेज ही है। लेटर चाइल्डहुड में थोड़ी और कम हो गई, और एडोलेसेंस में फिर से अचानक से बढ़ेगी। आपको दिखेगा 12 से 18 में बच्चा अचानक से आपको हाइट बढ़ती नजर आ जाती है। 2 साल नहीं देखा हो तो बच्चे से एकदम बड़ा नजर आने लगता है। मेरा भाई है ना, अब से 4 साल पहले एकदम डिफरेंट दिखता था, अभी वो एडोलेसेंस में ही है तो एकदम से बड़ा व्यक्ति नजर आने लगा है, ठीक है। तो ये क्या है, एडोलेसेंस में है बेसिकली। तो एडोलेसेंस में बहुत तेजी से आपकी हाइट वेट शेप साइज बढ़ता है। और लेकिन अगर हम बात करें इन्फेंसी की, तो जन्म के बाद, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, तो बहुत तेजी से यहाँ पे जो शारीरिक वृद्धि है वो होती है। लेकिन ये रेट जो है, या स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, या रेट ऑफ डेवलपमेंट, या पेस ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास की दर है, पेस ऑफ डेवलपमेंट, वो बहुत तेज है, इससे थोड़ी कम है, लेकिन है तेज है अभी भी अर्ली चाइल्डहुड में भी, लेकिन इन्फेंसी से थोड़ी कम हो गई। फिर इससे भी थोड़ी कम, क्योंकि अब ये जो लेटर चाइल्डहुड है ना, स्कूल एज, यहाँ पे बच्चे की बोन्स, जो उसकी मसल्स और बोन्स हैं, हड्डियों में जान आती है, स्पोर्ट्स वगैरह में जैसा कि वो इन्वॉल्व होता है, ग्रुप में खेलता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हाइट बढ़ती नजर नहीं आएगी उसकी। तो शारीरिक वृद्धि की स्पीड थोड़ी कम है, या एक फ्लैट टाइप की स्टडी हो जाती है, यानी लगभग स्थिर रहती है, स्टेबल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो 12 साल क्रॉस करता है, फिर आप देखते हैं अचानक से स्फूरण कहते हैं उसको एडोलसेंट में, ग्रोथ स्पर्ट, बहुत तेजी से जो है विस्फोट के जैसा वृद्धि जो है, हाइट वेट आपको नजर आएंगे बढ़ते हुए। तो इन्फेंसी में तेज है, अर्ली चाइल्डहुड में इन्फेंसी से स्लो डाउन हुई है, और यहाँ पे फिर से स्टेडी है या स्थिर है, और एडोलेसेंस में फिर से बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी, नहीं तो ये इस तरह का क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन कर लेते हैं इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड बोले तो 2 से 6 वर्ष, ग्रोथ स्लोज या फिर स्टडी रहती है। स्टडी रहेगी 6 से 12 में, स्टडी का मतलब है स्थिर है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। आपको लगता है कि बच्चे, लेकिन उसकी हड्डियों में मजबूती आती है। 6 से 12 में बहुत ज्यादा हाइट वेट नहीं आपको बढ़ते हुए नजर आएगा, लेकिन दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, इन सब में वो अच्छा हो पाएगा, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे वो गैंग में रहता है, यानी ग्रुप में रहना पसंद करता है ना, स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व होता है। स्टडी तो फिर 6 से 12 में होगी, ठीक। समवॉट ईगोसेंट्रिक, हाँ, थॉट जो है बच्चे का, थिंकिंग, वो ईगोसेंट्रिक है, ये तो हमने अभी बात की थी, सेल्फ सेंट्रिक होता है 2 से 6 में अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक। ईगोसेंट्रिक है। मिडिल चाइल्डहुड, देखिए कई बार मिडिल चाइल्डहुड आपको लेटर चाइल्डहुड को ही मिल जाएगा, ज्यादातर जगह पे जहां लेटर चाइल्डहुड है 6 से 12, मिडिल चाइल्डहुड वहीं फिट हो जाता है, 5 से 8, कई बार 5 से 12 भी आ जाएगा। तो मिडिल चाइल्डहुड को अलग से ना समझ के यही मान लो आप, लेटर चाइल्डहुड के ही 2 साल जो है काट दो आप, यानी 12 तक पढ़ रहे हैं तो 10 मान लो, और उधर अर्ली चाइल्डहुड के 2 साल जो है और आप आगे बढ़ा दो, यानी 5 से 8 मान लो, 5 से 9 मान लो। तो वो मिडिल चाइल्डहुड बीच की स्थिति है अर्ली और लेटर के, बट इसको हम अलग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक। फिर आता है चाइल्डहुड ग्रोथ डैश, यानी किस में, अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, एंड थिंकिंग इज डैश। तो ग्रोथ क्या है, स्लो डाउन हुई है पहले से, थिंकिंग हुई है ईगोसेंट्रिक। वाइल इन मिडिल चाइल्डहुड, ये जो 6 वर्ष के प्लस की बात हो रही है, ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है, या स्टडी हो जाती है, अगर हम कहें तो स्थिर हो जाएगी। वहीं थिंकिंग जो है, लॉजिक आ जाएगा 6 से 12 वर्ष के बीच में, क्या आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगा, तर्क आ जाएगा, ठीक। तो ये स्टडी है नहीं, अर्ली चाइल्डहुड में तो तेज है, हाँ स्लो हुई है, लॉजिकल नहीं है थिंकिंग, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया था। तो ऑप्शन ही यहाँ पे एक बचता है कि इन्फेंसी में, इसमें अर्ली चाइल्डहुड में धीमी हुई है। किससे धीमी हुई है, इन्फेंसी से, जन्म से 2 वर्ष के मुकाबले धीमी हुई है, वैसे तेज है, ठीक। कुछ हद तक आत्म केंद्रित है बच्चा। मिड यानी मध्य बाल्यावस्था में, वो जो 5 से 8, या इसको आप लेटर बाल्यावस्था ही मान के चलो, उत्तर बाल्यावस्था ही, तो यहाँ पे क्या है, स्थिर है, बहुत तेजी से आपको हाइट वाइट बढ़ती नजर नहीं आएगी, बट हड्डियों में, मसल्स में जान आ रही है। और चिंतन क्या है, तार्किक हो जाएगा, क्योंकि 6 से 12 के बीच में ही पहली बार जो है तर्क आपका आता है। ये हम पियाजे की थ्योरी में पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड अप पकड़ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को समझना। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है
इसको एक बार और देख लो, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये पूछने का तरीका था तो आपको स्लो डाउन लिखना पड़ा कि अर्ली चाइल्डहुड, अदरवाइज अर्ली चाइल्डहुड में कोई कम नहीं होती है स्पीड, ये ध्यान रखिएगा। अर्ली चाइल्डहुड लिख देती हूँ यहाँ पे, और लेटर चाइल्डहुड, और यहाँ लिख देते हैं हम अडोलेसेंस। अब नॉर्मल केस में देखिएगा, अगर ये स्टडी की बात आ गई इसलिए हमको करना पड़ा, यहाँ पे स्पीड काफी तेज है, यहाँ पे भी तेज है, लेकिन इससे थोड़ी कम हो गई है अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष में। 6 से 12 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ तो बिल्कुल स्थिर ही है, फ्लैट टाइप की है, बहुत तेजी से ना बढ़ रहा है बच्चा, या डाउन ही है अगर आप कहें स्पीड। अडोलेसेंस में अचानक से फिर बढ़ जाती है। तो अडोलेसेंस और इन्फेंसी में बहुत तेज है, अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज है, लेकिन अडोलेसेंस और इन्फेंसी के मुकाबले कम तेज है, जो शरीर की वृद्धि है। आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि है एडोलेसेंस। अभी हमने पढ़ा चाइल्डहुड और इन्फेंसी, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड की बात हुई थी। अब चाइल्डहुड के बाद हम एडोलेसेंस पढ़ते हैं, 12 से 18 वर्ष, यही 4 मुख्य स्टेजेस थी ना। इसके बाद अडल्टहुड आता है, वयस्कावस्था 18+ जिसको हम कह देते हैं, है ना। ए रेटेड आपकी मूवीज भी आती हैं, ये आपके काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा। बच्चा तो कोई भी लेवल हो आपका, सीटेट का कोई भी स्कूल का पेपर हो, 12 साल के, अब 18 साल के बाद तो वो स्कूल से चला ही जाएगा। तो अगर आप चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं तो चाइल्डहुड के जस्ट बाद जब हम कह रहे हैं कि 12+ ईयर्स, आपका 6 से 12 तक आ जाएगा चाइल्डहुड में बच्चा। बच्चा कब तक है? वो 12 साल की उम्र तक। अब जब वो 12 से 18 में है तो वो एक एडोलेसेंट है, यानी किशोर या किशोरी है, किशोरावस्था में है, ठीक। जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, पुल मानते हैं, ब्रिज मानते हैं, या ट्रांजिशनल पीरियड मानते हैं, परिवर्तन का काल मानते हैं, कि एक बच्चा बच्चे से एक अडल्ट बनने की प्रक्रिया में है, ठीक। तो ट्रांजिशनल स्टेज है ये, परिवर्तन का काल है, ट्रांजिशनल स्टेज है। ब्रिज पीरियड आप कह ही रहे हैं इसको। इसको एक और चीज कही जाती है, पेपर में पूछ लिया जाता है, चौखट कहते हैं हम इसको, यानी किसके बीच की? थ्रेशहोल्ड है, अगर मैं कहूं थ्रेशहोल्ड है, चौखट है, किसके बीच में? एक डोर है, किसके बीच का? चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का, कि चाइल्डहुड से निकल के किधर प्रवेश करेगा बच्चा? अडल्टहुड में। ये बीच का काम जो इसका थ्रेशहोल्ड का काम, चौखट का काम कौन कर रहा है? एडोलेसेंस, 12 से 18। इसको तनाव एवं तूफान का काल भी कहते हैं, यानी स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड कहा है स्टैनली हॉल ने। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें फटाफट से करना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, बहुत महत्वपूर्ण चरण है। अच्छा, क्रिटिकल स्टेज से एक और चीज याद आई मुझे, कि हम कह रहे हैं कि सेंसिटिव पीरियड, जैसे अर्ली चाइल्डहुड बहुत सारी चीजों के लिए सेंसिटिव पीरियड है, कि बच्चे का भाषा विकास बहुत अच्छे से होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट 2 से 6 वर्ष में, और आपका सोशल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। तो जीवन के शुरुआती साल कुछ, या हर एक स्टेज अपने आप में किसी ना किसी चीज के लिए सेंसिटिव होती है, यानी संवेदनशील होती है, क्रिटिकल होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो यदि उस समय पे सही माहौल मिल जाए एनवायरमेंट में, तो वो सेंसिटिव पीरियड में बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। और अगर एनवायरमेंट में डेप्राइव्ड रह जाए बच्चा, वंचित रह जाए, ठीक से चीजें ना मिले, जैसे हम वो बॉर्नवीटा का ऐड देखा होगा आपने, कि 90% मस्तिष्क का विकास 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे को न्यूट्रिशन ही ठीक से नहीं मिला तो हो सकता है उसका मस्तिष्क का विकास, मेंटल डेवलपमेंट ठीक से हो ही ना पाए। तो वो सेंसिटिव पीरियड था बच्चे के दिमाग के विकास के लिए, वो जो हम कह रहे हैं 5 साल की उम्र तक या 10 साल की उम्र तक। तो वो एनवायरमेंट में सही चीजें मिलना उस समय पे जरूरी है। तो सेंसिटिव पीरियड का मतलब है कि एनवायरमेंट में सही चीजें अगर मिल जाए तो बच्चा क्रिटिकली या बेहतर तरीके से, इंपॉर्टेंट है वो टाइम उसके लिए, ठीक। चलिए खैर, तो क्रिटिकल पीरियड है, महत्वपूर्ण चरण है। पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर प्रकार के परिवर्तन, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, प्यूबर्टी हिट कर रही होती है, तो इंपॉर्टेंट है ये। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। इसीलिए तनाव एवं तूफान की अवस्था है क्योंकि फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, बहुत तेजी से यहाँ पे परिवर्तन हो रहे होते हैं बच्चे में, है ना। ट्रांजिशनल स्टेज, संक्रमण काल है, वो तो आप समझ ही गए कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का काल है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन कह रहे हैं, कि बच्चा एक चाइल्ड, अब ना तो वो बड़ा है ना वो छोटा है, यानी ना तो वो चाइल्ड ही है ना वो अडल्ट ही है, अब वो अडोलेसेंट है, तो बीच में कहीं है। इसको आइडेंटिटी क्राइसिस का काल भी कहा जाता है, एरिक एरिक्सन ने कहा है ये, जिन पे एक क्वेश्चन इस बार आया था कि जब बच्चा जो है वो सेल्फ, यानी वो कौन है, और सोसाइटी के साथ मिलकर के साइकोलॉजिकली और समाज के साथ इंटरेक्ट करके जब वो ये पता करने की कोशिश करे कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे शेप होगी, तो वो साइको सोशल डेवलपमेंट में आता है, जो कि एरिक एरिक्सन की थियरी है। और एरिक एरिक्सन एक व्यक्ति हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं, कि मैं कौन हूं ये जानने की कोशिश करेगा बच्चा इस स्टेज में, मैं आगे क्या करूंगा। ब्रिज पीरियड है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
पॉइंट पे। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स यहाँ खूब होती हैं और इस पे क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स क्या होती है? समायोजन की समस्याएं, यानी बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में, घर में बहुत कलेश होते हैं कई बार, है ना, बच्चे अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, घर वाले अपने हिसाब से कुछ कहना चाहते हैं, तो उसको अपने एनवायरनमेंट के साथ और अपनी बॉडी में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन चेंजेस के साथ, मन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन चेंजेस के साथ एडजस्ट करने में एनवायरनमेंट में दिक्कत होती है, क्योंकि एक फीलिंग ऑफ रिवोल्ट भी है, विद्रोह की भावना भी है। तो आप क्रांतिकारी देखेंगे वो भी स्टेज में, इसी स्टेज में मिलेंगे। और कई बार क्रिमिनल टेंडेंसीज यदि होती हैं तो हम कहते हैं उनको डेलिक्वेंट कहते हैं हम, है ना, उस पे आएंगे अभी आगे। तो स्टेज ऑफ अनरियलिज्म भी है, कुछ हद तक वास्तविकता से वास्तविकता से दूर है, अवास्तविकता का चरण है, अपने ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, 2 मिनट में खुश है, 2 मिनट में नाराज हो जाएगा, 2 मिनट में चिड़चिड़ा महसूस करेगा। तो भावनात्मक अस्थिरता है, स्थिरता नहीं है, भावनात्मक अस्थिरता है, यानी भावनात्मक स्थिरता में कमी है, इमोशंस स्टेबल नहीं होते। ठीक जैसे एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ना बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना उतार चढ़ाव है, इमोशंस का तूफान आया हुआ है। वोकेशनल, प्रेम में पागल हो गए तो वही हो गए। वोकेशनल एंजाइटी, है ना, वोकेशनल एंजाइटी, पागल शब्द आम भाषा में आपको यूज नहीं करना है, ये एकदम आम चलन की बात पे मैंने कहा है, बिल्कुल क्या कहेंगे, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे या फ्लो में कहने वाली बात है। बट पागल शब्द साइकोलॉजी में आप यूज नहीं करते हैं और वैसे भी आपको नहीं करना चाहिए। ठीक, आते हैं, अगर हम बात करें जो पागल खाना वर्ड भी आज के समय में हम यूज नहीं करते हैं, उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज वर्ड यूज हो जाता है, तो ये एक बात है। आते हैं खैर, वोकेशनल एंजाइटी यानी व्यावसायिक चिंता, मैं क्या करूंगा, किस फील्ड में जाऊंगा, तो करियर काउंसलिंग वगैरह भी इस स्टेज में दी जाती है बच्चे को। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट तो है ही। एलिनेशन, अलगाव की भावना, उसको अलग थलग रहना, अपना प्राइवेट स्पेस ज्यादा पसंद आता है बजाय कि वो दोस्त बहुत पसंद है इस टाइम पे, है ना, उनका प्रभाव ज्यादा है पीयर ग्रुप का, अपने साथी समूह का, बजाय कि परिवार या माँ बाप तो बहुत अच्छे नहीं नजर आते हैं इस अवस्था में। तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो दोस्त बने बच्चे के, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी विद्रोह की भावना जो है ठीक ठाक मात्रा में होती है इस स्टेज में। हीरो वर्शिप की जब हम बात कर रहे हैं, यानी वीर पूजा की प्रकृति है कि अगर उसको कोई एक्टर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कोई क्रांतिकारी हो सकता है, तो वो यहाँ पे भगत सिंह का भी फैन हो सकता है, वो हो सकता है किसी और ऐसे व्यक्ति से इंस्पायर हो जाए जो है देश के लिए भी ठीक ना हो। लेकिन हीरो वर्शिप यहाँ पे देखी जाती है, वीर पूजा की प्रवृत्ति, कि अगर उसका कोई फेवरेट एक्टर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वैसे ही बाल कटा के रहना, है ना, हेयर स्टाइल वैसा ही हो गया, कपड़े पहनने का तरीका वैसा ही हो गया, गाने अगर किसी के पसंद आ रहे हैं तो उसी तरह के गाने गाए जा रहे हैं, उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के आइडल्स इस स्टेज में बना रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा क्या है, हीरो वर्शिप करता है। देखिएगा, यानी हीरो मान रहा है, वो अपने कुछ लोग उसको जो पसंद है उनको हीरो मानेगा और उनकी सारी चीजें उसको ठीक लगती हैं उस समय पे। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी बाल आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो भी यहीं पे देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चा 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों में यदि आपराधिक प्रवृत्ति या झुकाव देखा जाए क्रिमिनल टेंडेंसीज की प्रति, तो ये जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहलाते हैं। वो निर्भया केस में जो एक व्यक्ति था जो 18 साल से कम था, तो डेलिक्वेंट इसलिए कहला रहे हैं ये क्योंकि ये बाल अपराधी हैं, फिर इनको सुधार गृह और ये सब में भेजा जाएगा अगर इस तरह की टेंडेंसी है तो। ठीक, ग्रोथ स्पर्ट, वो एक बहुत साल पहले एक मामला आया था कि शायद नरेला की ही कहानी थी कि किसी टीचर की जो है हत्या कर दी थी कुछ बच्चों ने जो एडोलेसेंट थे। तो वो विद्रोह की भावना और वो सब, ये क्रिमिनल टेंडेंसी के प्रति भी झुकाव हो सकता है यदि सही से काउंसलिंग या सही माहौल ना दिया जाए तो। ग्रोथ स्पर्ट यानी वृद्धि स्फुरन, बहुत तेजी से हाइट, वेट, शेप, साइज बढ़ता है, सभी प्रकार के परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं यहाँ पे। पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत कल्पित कहानियों में रहता है बच्चा। पर्सनल फेबल यानी अपनी ही कल्पित कहानियों में, मैं तो ऐसा करूंगा, ये होगा, वो अपनी ही दुनिया में, अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में है अगर मैं कहूं। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, जैसे बच्चा सेल्फ सेंटर्ड था कहाँ 2 से 6 वर्ष में, यहाँ पे भी वो सेल्फ सेंटर्ड है कुछ हद तक। तो और इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो ये पर्सनल फेबल कि अपनी ही स्वयं कल्पित कहानियों में है, दूसरा होता है उसको लगता है इमेजिनरी ऑडियंस कहते हैं उसको, कल्पित दर्शक, यानी उसको लगता है हर कोई व्यक्ति मुझे ही देख रहा है, सबका ध्यान मुझी पे है। यदि एक पिंपल हो गया इस स्टेज में तो, और आप शादी में गए तो आपको लगेगा 2 लोग बात कर रहे हैं, आप ही के बारे में कर रहे होंगे, शायद पूरे जितने भी गेस्ट हैं किसी भी इवेंट में सबका ध्यान आप पे ही है। अगर हो सकता है कि आपका ड्रेस में कोई छोटा सा कट लग गया हो तो आपको लगेगा सब आप ही को देख रहे हैं, तो वो इमेजिनरी ऑडियंस, उसको लगता है सबका ध्यान आप पे ही है। ठीक, एमरजेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व क्षमता का भी विकास यहीं पे होता है। हेड गर्ल, हेड बॉय ये सब बनते हैं स्कूल में, तो लीडरशिप की भी क्वालिटीज इसी स्टेज में आपको उभरती हुई नजर आती हैं। चलिए खैर, ये हुई मुख्य बातें एडोलेसेंस की। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, फटाफट से करेंगे। विकास के सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी विकास लाइफ लॉन्ग चलता है, यानी विकास की जो प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चलेगी, निरंतरता का नियम लागू होता है।
और यहाँ पे वूम टू टूम की हम बात करते हैं, लेकिन